IRR, किसी को भी IRR में कोई दिक्कत है? IRR कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? सर क्वेश्चन 13 सॉल्व नहीं हुआ, मतलब आप उसका IRR नहीं निकाल पाए। क्वेश्चन नंबर 13 का IRR आप नहीं निकाल पाए। ओके, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, केवल IRR निकालना था। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर, कॉन्सेप्ट में भी कोई दिक्कत है क्या आपको IRR की? प्रियांशी, IRR के कॉन्सेप्ट में भी कोई इश्यू है? नहीं है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। पहले अपन एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम उस क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है ना? पहले हम, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लेते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट में एक टर्म आता है बेटा, MIRR। MIRR, तो MIRR आपको क्या कहता है? MIRR कहता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या कहता है? अब इसको समझने से पहले, इसको समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे। आप इससे पहले अगर आपने ये लिख लिया है तो 5-6 लाइन छोड़ दीजिए, अगर ये लिख लिया है तो 5-6 लाइन छोड़ दीजिए, नहीं लिखा है तो पहले ये लिखिए। टर्मिनल वैल्यू। एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, समझना, फिर रिएक्ट करना, ठीक है ना? मान लो मैंने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए लगा के मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। एक बिजनेस को, एक मशीन को खरीदने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, मैंने कर दी, ठीक है? अब उस बिजनेस से हर साल 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 का कैश प्रॉफिट आने वाला है। तो हम एनपीवी कैसे निकालते हैं? हम उस हर साल आने वाले कैश प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? सही कह रहा हूं? और हम कहते हैं कि अगर वो प्रेजेंट वैल्यू आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से ज्यादा है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। एनपीवी यही कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है। यस सर। अब बात यह आती है, क्या हम, बेटा एक बात मुझे ध्यान से बताना, पहले साल मेरे पास 30,000 का प्रॉफिट आ गया, मैं उस प्रॉफिट का क्या करूंगा? जो पहले साल मेरे पास 30,000 रुपीज आ गए, मैं उस 30,000 रुपीज का क्या करूंगा? ये तो एनपीवी ने बताया ही नहीं। एनपीवी मेथड ने आपको ये नहीं बताया कि आप उस 30,000 का क्या करोगे। उसने कहा वो 30,000 आ गए, 1 साल बाद आएंगे, आपने उस 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, आज की वैल्यू पे ले आए। लेकिन 1 साल बाद, दूसरे साल में आप उस 30,000 का क्या करोगे, उन्होंने नहीं बताया। तीसरे साल में आप उस 30,000 का क्या करोगे, उन्होंने आपको नहीं बताया। फोर्थ ईयर में आप उस 30,000 का क्या करोगे, नहीं बताया। फिफ्थ ईयर में उस 30,000 का क्या करोगे, नहीं बताया। वो कहता है उस पैसे को रखोगे अपने पास। क्या आप उस पैसे को अपनी जेब में डाल के रखोगे 4 साल तक? नहीं। आप क्या करोगे? आप उस पैसे को वापस इन्वेस्ट कर दोगे या बैंक में जमा करा दोगे।
तो जो आपकी इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट से आपको वापस उस पर रिटर्न मिलने लग जाएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो पहले साल आपने जो प्रॉफिट कमाया है उस पे दूसरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, चौथे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, पांचवें साल का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब उस पैसे पे 4 साल हमारी कमाई भी होगी। पक्का? तो टर्मिनल वैल्यू बेसिकली आपको क्या कहता है? टर्मिनल वैल्यू आपको ये कहता है कि आप जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगा रहे हो और आप ये कहते हो कि हम हमारा पूरा पैसा कब निकालेंगे, हम हमारा पूरा पैसा लास्ट ईयर में निकालेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। तो उसने कहा हर साल जो प्रॉफिट आएगा उसका क्या करोगे? हमने कहा हर साल जो प्रॉफिट आएगा उसे वापस इन्वेस्ट कर देंगे, हर साल जो प्रॉफिट आएगा उसे वापस इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास सारा पैसा एंड वाले दिन एक साथ आएगा, क्योंकि पहले साल जो प्रॉफिट आया उसे वापस इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे साल जो प्रॉफिट आया उसे वापस इन्वेस्ट कर दिया, तीसरे साल जो प्रॉफिट आया उसे वापस इन्वेस्ट कर दिया, चौथे साल जो प्रॉफिट आया उसे वापस इन्वेस्ट कर दिया, पांचवें साल जो प्रॉफिट आया वो भी आ गया, और पहले 4 साल से जो इन्वेस्ट करते करते आ रहे हो वो भी आ गया, क्योंकि अब तो आगे इन्वेस्ट करना ही नहीं है, काम ही खत्म हो गया। क्लियर? तो टर्मिनल वैल्यू क्या होती है? टर्मिनल वैल्यू, पहले तो टर्मिनल वैल्यू का मतलब समझिए। टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू इज द वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है, टर्मिनल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो। टर्मिनल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो assuming reinvested at the time of receipt till the end of प्रोजेक्ट। ये लो सर। तो ये कहता है टर्मिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है, उसमें ये माना जाता है कि आपके पास जो कैश इनफ्लो आ रहा है आप उसे वापस इन्वेस्ट करते जा रहे हो। एट कब इन्वेस्ट कर रहे हो? वापस जब भी वो आपको मिला आपने उसे वापस इन्वेस्ट कर दिया। कब तक के लिए इन्वेस्ट किया? जब तक कि आपके प्रोजेक्ट का एंड नहीं हो जाता। जैसे पहले साल के एंड में, पहले साल के एंड में जो प्रॉफिट मिला उसे री इन्वेस्ट कर दिया, तो पहले साल जो प्रॉफिट मिला वो कितने साल के लिए री इन्वेस्ट हुआ होगा? पहले साल जो प्रॉफिट मिला है वो कितने साल के लिए री इन्वेस्ट हुआ होगा? अगर 5 साल प्रोजेक्ट की लाइफ है तो, अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है तो पहले साल जो प्रॉफिट मिला है वो कितने साल के लिए? 4 ईयर्स के लिए। जो सेकेंड ईयर प्रॉफिट मिला है वो 3 साल के लिए, जो थर्ड ईयर प्रॉफिट मिला है वो 2 ईयर्स के लिए, जो फोर्थ ईयर में प्रॉफिट मिला है वो 1 ईयर के लिए, और फिफ्थ ईयर वाले को री इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी। दैट इज फर्स्ट ईयर्स प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, सेकेंड ईयर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, थर्ड ईयर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, फोर्थ ईयर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। समझ गए? तो
ये जो टर्मिनल वैल्यू आती है, ये जो टर्मिनल वैल्यू आती है, इस टर्मिनल वैल्यू से क्या निकाला जाएगा, इस टर्मिनल वैल्यू से क्या निकाला जाएगा, MIRR। पहले जब आप IRR निकालते थे बेटा, IRR क्या कहता था, IRR कहता था जो कैश इनफ्लो है, ऐसी डिस्काउंट रेट निकालो, ऐसी डिस्काउंट रेट निकालो जिससे कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाए। तो अब MIRR क्या कहता है, MIRR कहता है ऐसी रेट निकालो, ऐसी डिस्काउंट रेट निकालो जिससे टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर। मतलब केवल इतना सा डिफरेंस हुआ है, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को आउटफ्लो के बराबर करते हो, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को आउटफ्लो के बराबर करते हो तो IRR, टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को आउटफ्लो के बराबर करते हो तो MIRR। क्लियर, समझ गए। तो केवल इतना सा डिफरेंस है, वहां हर साल की जो प्रॉफिट्स होते हैं, इनफ्लोज होते हैं, उनको ऐसी रेट से डिस्काउंट किया जाता है जिससे कि वो किसके बराबर आ जाए, आउटफ्लो के बराबर, उसे कहते हैं IRR। मैंने कहा हर साल के कैश इनफ्लो से पहले टर्मिनल वैल्यू निकालो, टर्मिनल वैल्यू को ऐसी रेट से डिस्काउंट करो जिससे कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो के बराबर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, MIRR। क्लियर, समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, करना कैसे वो अभी समझेंगे, पहले काम है कॉन्सेप्ट समझना। MIRR नहीं लिखा है अभी, केवल टर्मिनल वैल्यू लिखा है। यस नो जवाब दे जल्दी। केवल टर्मिनल वैल्यू की बात कर रहा हूं, MIRR की बात नहीं कर रहा हूं, केवल टर्मिनल वैल्यू। चलिए पहले टर्मिनल वैल्यू का एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, पहले टर्मिनल वैल्यू निकाल के सॉल्व करते हैं, टर्मिनल वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद, उसके बाद हम MIRR पे आएंगे। पहले टर्मिनल वैल्यू का एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि टर्मिनल वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी तब तक MIRR नहीं निकलेगा। जब तक आप टर्मिनल वैल्यू नहीं निकाल लेंगे तब तक MIRR नहीं आएगा। चलिए नई वाली शीट जो मैंने आपको दूसरी वाली शीट भेजी थी उसका क्वेश्चन नंबर 10, नई वाली शीट का क्वेश्चन नंबर 10, नई वाली शीट का क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, मिल गया सभी को क्वेश्चन। यार आप जवाब नहीं देते हो। यस सर। चलिए क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम XYZ लिमिटेड रिगार्डिंग ए प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग ए प्रोजेक्ट। क्या कहता है साहब, इनिशियल आउटफ्लो, इनिशियल आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपए का। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल। नेट कैश इनफ्लो,
नेट कैश इनफ्लो कितना है? नेट कैश इनफ्लो है 80,000 ईच फॉर 5 ईयर। नेट कैश इनफ्लो है 80,000 रुपीज हर साल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वो वाली इंटरेस्ट रेट जो हमें पे करनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वो वाली इंटरेस्ट रेट जो हमें पे करनी है, मतलब डिस्काउंट रेट। ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये कौन सी रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हम क्या एज्यूम करते हैं? हम एज्यूम करते हैं कि हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी? पहले साल के एंड में जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो किस रेट पे इन्वेस्ट होगा? 6% की रेट पे। दूसरे साल जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो किस रेट पे होगा? 6% पे। तीसरे साल के एंड में जो इन्वेस्ट करोगे वो किस रेट पे इन्वेस्ट होगा? 8% पे। चौथे साल के एंड में जो इन्वेस्ट करोगे वो किस रेट पे इन्वेस्ट होगा? 8%। इवेल्युएट द प्रपोजल यूजिंग द टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू के बेस पे प्रोजेक्ट को क्या करना है? इवेल्युएट करना। मतलब इसने MIRR पूछा ही नहीं, इसने केवल इतना कहा कि हमें तो टर्मिनल वैल्यू के हिसाब से प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करके बताओ। टर्मिनल वैल्यू के हिसाब से प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करके बताओ। मैंने कहा कर देंगे, कोई बात नहीं, हमें सब आता है। टर्मिनल वैल्यू के हिसाब से प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करके बताओ। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल वैल्यू के हिसाब से प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं ध्यान से। आप इसके नीचे ही करेंगे, आप इसके नीचे इसका आंसर करेंगे, आप इसके जस्ट नीचे इसका आंसर करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं। MIRR के लिए जगह छोड़ दीजिए, MIRR अपन करेंगे आगे, ठीक है ना, वो आपने जगह छोड़ रखी है। ठीक है, चलिए MIRR से पहले टर्मिनल वैल्यू। चलिए साहब टर्मिनल वैल्यू निकालते। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। ईयर 1, मैं ऐसे लिख देता हूं, ईयर 1 2 3 4 5। ईयर 1 2 3 4 5। चलिए साहब कैश इनफ्लो कितना पैसा आ रहा है हर साल? 80,000, 80,000, 80,000, 80,000 और 80,000। अब बात आती है कि ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, इसे आप कितने साल के लिए, इस पैसे को आप कितने साल के लिए री इन्वेस्ट करेंगे? फोर ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर, 1 ईयर और 0 ईयर। क्योंकि ये वाला इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, ये तो लास्ट साल है, इस दिन आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के एंड में, पहले साल के एंड में जब आपने री इन्वेस्ट किया था तो रेट क्या थी? यहां पे रेट थी 6%, 6%, 8%, 8%। यहां कुछ भी हो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं लिख देता हूं 8%,
बाकी हो कुछ भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट ईयर की रेट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होएगा 0 आ जाएगा। तो 80,000 रुपीज को 4 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे 6% की रेट पे। 80,000 रुपीज को 4 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे 6% की रेट पे, कितना अमाउंट आएगा? $19,000 टोटल बेटा, टोटल। अरे 19,000 कैसे? 80,000 रुपीज को 4 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे 6% की रेट पे, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 4 साल बाद? भूल गए टाइम वैल्यू ऑफ मनी? भूल गए टाइम वैल्यू ऑफ मनी? सिंपल इंटरेस्ट क्यों लगाए? हर 1 साल के बाद वो इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ जाता है। 6% बोलने का मतलब क्या होता है? 6% पर एनम। जब भी आपको रेट बोली जाती है 6%, तो 6% का मतलब 6% पर एनम। 1 साल से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और वो इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं वैल्यू? ध्यान से सुनिए। 80,000 1 प्लस 0.6 की पावर, सॉरी 1 प्लस 0.06 की पावर 4, 4 साल के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 80,000 1.06 1.06 1.06 1.06, 4 बार निकाल लें। ये हो गई 1 साल बाद की वैल्यू, ये हो गई 2 साल, ये हो गए 3 साल, ये हो गए 4 साल। सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता है। 1,09,998 1,09,998। तो टर्मिनल वैल्यू, सॉरी, टर्मिनल वैल्यू 1,09,998। हाँ भाई, अब ये बहुत इजी है। 80,000 में 3 साल का 6% की रेट पे, तो ये लो एक बार कम कर दिया मैंने। ये 3 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। 95 टू 81 95 टू 81। ये 80,000 2 साल के लिए, तो 1 प्लस 0.6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08, 1.08 2 बार। 93,312, ये केवल एक बार, ये केवल एक बार। 86,400, और ये 80 के 80 रहेंगे, क्योंकि इसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो ये 80,000 ही रहेगा। तो ये हो जाएगी टोटल टर्मिनल वैल्यू, टोटल टर्मिनल वैल्यू।
455,995, 455,991, ये लीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये पैसा, ये पूरा पैसा आपको कब मिला है? ये पूरा पैसा आपको कब मिला है? अब ये पूरा पैसा एक साथ मिला होगा आपको, कब मिला होगा? क्योंकि पहले साल जो है आपने वापस लगा दिया एट द एंड ऑफ 5 ईयर, एट द 5 साल बाद। सुहानी कह रही है, कनिका कह रही है एंड ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर्स, 5 साल बाद, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने आज लगाए 2 लाख रुपए, मुझे 5 साल बाद मिलता है ये वाला पैसा। अब मुझे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है, अब मुझे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है, तो बताइए अब मैं क्या निकालता हूं? अब मैं निकालूंगा प्रेजेंट। ये लिखिए, हिंट लगा के लिख लेना, ये मैंने कैलकुलेशन समझाने के लिए लिखा है आपको। मैं यहां लिख देता हूं इज इक्वल्स टू 1,09,98, आपको समझ में आ जाए इसके लिए लिखा है, ठीक है। हाँ अब मैं लिखता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, 4,55,991 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करें? अभी तक अपन ने प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली थी, अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट करना पड़ता है। इसको कौन से साल की रेट से, कौन से साल से डिस्काउंट करेंगे, कौन सी रेट से डिस्काउंट करेंगे? पहले तो मुझे बताइए, 6% से, 8% से, या 10% से? 6% से, 8% से, या 10% से? 10% से। कौन से साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5वें साल के फैक्टर से। कौन से साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे? 5वें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। 5वें साल के फैक्टर से बताओ कितना आता है 5वें साल का फैक्टर? शायद 10% पे आता है 621। 10% का 5वें साल का फैक्टर होता है 621। यही होता है ना? तो ये हो गया 0.621। बता दो भाई प्रेजेंट वैल्यू। 5 साल बाद जो इतना पैसा मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू कितनी है? टू 283,106, 283,106। since present value of terminal value is more than 2 lakh, hence project is accepted। हाँ कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा पॉइंट्स का फर्क होता है, ये थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सबका डिसीजन वही रहने वाला है, तो हमें प्रोजेक्ट को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। क्लियर है? हाँ भाई, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है टर्मिनल वैल्यू में? किसी को टर्मिनल वैल्यू में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है पक्का?
621 कैसे आया? 621 कैसे आया बेटा? 1 डिवाइडेड बाय 1.10 5 बार, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 5 बार, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 5 बार। पांचवें साल का फैक्टर निकाला है, पांचवें साल का फैक्टर 10% की रेट पे। क्लियर है अनुष्का? ओके चलिए, तो ये तो बात थी हमारी टर्मिनल वैल्यू की, ये तो बात थी टर्मिनल वैल्यू की। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं हमारे MIRR की। अगर हमें टर्मिनल वैल्यू निकालना आ गया तो फिर MIRR निकालना बहुत इजी है। अब देखो क्या कहते हैं, अभी आपने कहा कि हम डिस्काउंट रेट लेते हैं 10%। आपने इस क्वेश्चन में कहा कि हम डिस्काउंट रेट लेते हैं 10%, तो आपने 10% डिस्काउंट रेट ली, तो आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? ये प्रेजेंट वैल्यू आई 283,106। अब ये कहता है कि ऐसी रेट बताओ, ऐसी रेट बताओ जिससे डिस्काउंट करने पे, जिससे डिस्काउंट करने पे ये 4,55,991 किसके बराबर हो जाए? 2 लाख रुपए के बराबर हो जाए। तो वैसे तो आप इसे वह उस तरह से भी निकाल सकते हो जैसे आपने IRR निकाला था। अब आपके लिए बहुत इजी ऑप्शन है, जो मैंने आपको ट्रायल एंड एरर का मेथड समझाया था ना, उससे निकालना बहुत इजी है आपके लिए। क्यों इजी है? पहले आप एक रेट ले लो, फिर दूसरी रेट ले लो, फिर उसके हिसाब से वैल्यू निकाल लो, वहीं पे तो हो आप। वैसे ही तो आपके तो और भी फायदा है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपको सारे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती थी, अब तो आपको सीधा इसी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो ज्यादा इजी हो गया। तो वो वाला तरीका तो लगा ही सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला और बता देता हूं, ठीक है? क्लियर? वो तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक ही वैल्यू होती है, उसी को हमें करना होता है, तो हम एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। ये क्लियर है? हटा दूं? MIRR पे आ जाऊं? टू 283,170, चलो मैं लिख देता हूँ यार, 283,170। ओके ठीक है, डन। 283,170, चलिए हटा दूं अब तो? हाँ भाई, अब हटा दूं? चलिए, एक छोटी सी बात पहले MIRR में लिख लेते हैं, फिर MIRR निकाल लेंगे। MIRR जो आपने, अगर किसी ने जगह छोड़ी थी तो वहां पे लिख लेना। MIRR को हमने बोला था मॉडिफाइड IRR, ऐसा भी बोल सकते हो, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए सर, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको क्या कहता है? MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल
रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने कहा इट इज ए डिस्काउंट रेट एट विच, ये वो डिस्काउंट रेट है, ये वो डिस्काउंट रेट है एट विच टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, at which terminal value of cash inflow is equal to present value of cash outflow, present value of cash outflow, present value of cash outflow। तो ये कहता है it is a discount rate at which terminal value of cash inflow is equal to the present value of cash outflow। तो जो कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है, ऐसी कौन सी रेट है जिससे डिस्काउंट करने से जो आपकी टर्मिनल वैल्यू, अब आपको टर्मिनल वैल्यू वर्ड का मतलब पता है, टर्मिनल वैल्यू का मतलब आप समझते हो कि टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या है? टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू जिससे डिस्काउंट करते हैं, तो वो किसके बराबर आ जाए? किसके बराबर आ जाए? समझ गए? सर फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बताने वाले थे। मैंने कहा कोई अगर गलती से फॉर्मूला भूल जाए, कोई अगर गलती से फॉर्मूला भूल जाए, सर हम तो फॉर्मूला भूल जाएंगे तब क्या होगा? मैंने कहा भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ट्रायल एंड एरर लगाना आता है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको ट्रायल एंड एरर लगाना आता है। ठीक है साहब? सर चलिए, तो कैसे लगाएं? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है MIRR, MIRR is equals to, MIRR is equals to, सर किसके बराबर होगा? मैंने कहा टर्मिनल वैल्यू को डिवाइड कर दो, टर्मिनल वैल्यू को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? प्रेजेंट वैल्यू, पीवी। पीवी का मतलब आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। वन की पावर n, वन की पावर n, -1, -1। ये लो साहब, ये आपका फॉर्मूला हो। ये होगी MIRR। एक मिनट आप इसको नोट करें। हाँ जी, यहां तक सभी ने नोट कर लिया?
फॉर एग्जाम्पल हम अब क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन लास्ट क्वेश्चन, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन में टर्मिनल वैल्यू कितनी थी? लास्ट क्वेश्चन में टर्मिनल वैल्यू कितनी थी? 283,170 283,170। एक बार ये वैल्यू मान लेना, ठीक है ना, 283,170। और फिर आपने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो था 2 लाख। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है MIR, MIR। और ये टर्मिनल वैल्यू कितने साल की आई थी बेटा? ये जो टर्मिनल वैल्यू आई थी ये कितने साल की आई थी? ये टर्मिनल वैल्यू थी 5 ईयर्स। यहां पे लिख लीजिए 5 ईयर्स। ये टर्मिनल वैल्यू है 5 साल बाद। एन का मतलब किसी भी फॉर्मूले में इस एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। ओके, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर हमें MIRR निकालनी है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? 283,170 डिवाइडेड बाय 2 लाख, यही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब ये किसको सॉल्व करना आता है? ये पावर आपको सॉल्व करनी आती है क्या? किस किस को आती है? मुझे यस और नो बताइएगा। मैं ये ऊपर वाला पोर्शन हटा रहा हूं। किस किस को ये पावर सॉल्व करनी आती है? कैलकुलेटर पे नहीं आता, जनरल में आया आता है। ओके ठीक है, चलिए। हाँ अब मुझे बताइए 283,170 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? ये वाला वैल्यू बता दीजिए मेरे को, ये वाला, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। इसको इससे डिवाइड करके बता दीजिए। नहीं, आप गलत, 1.41585, 1.41585। चलिए सर, ये लीजिए। अब देखिए, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे? मैं यहाँ आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूं, ये आप इसके बीच में मत लिखिएगा, अलग से लिख लीजिएगा 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप है, इसके बीच में मत लिखिएगा, अलग से लिख लीजिएगा।
स्टेप टू सॉल्व, ये हर जगह काम आता है। कई बार मान लो पावर ऐसे लिखी हुई हो, x की पावर 5.5, तो भी काम आएगा ये। x की पावर 5.5 तो भी काम आएगा। स्टेप टू सॉल्व फ्रैक्शनल पावर। अरे भाई 1/5 को मैं 0.2 भी तो लिख सकता हूं। कोई 1/5 को 0.2 लिख देगा तब क्या करोगे? एक ही बात है दोनों। 1/5 बोल दो चाहे 0.2 बोल दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अंडर रूट 12 टाइम्स विद वैल्यू। ये लो सर, मैंने अपना कैलकुलेटर लिया, कैलकुलेटर में टाइप किया 1.41585। सभी अपने कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 1.41585। कर लिया? प्रेस करें अंडर रूट का बटन, अंडर रूट का बटन प्रेस करें 12 टाइम्स। 1 2, बहुत ध्यान से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो भी वैल्यू आ जाए, स्टेप 2 -1, उस वैल्यू में से -1 कर दे, -1। अब जो वैल्यू आ गई, अब बेटा मुझे बताओ आपकी पावर क्या है? आपकी पावर है 1/5, आपकी पावर है 1/5। 1/5 मतलब 5 से डिवाइड करना है। 1/5, 1/5 मतलब 5 से डिवाइड करना है। 1/5 मतलब 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय 5, तो आप ऐसे बोल दोगे स्टेप 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड विद पावर एज द केस में बी। अगर यहां पे केवल लिखा हुआ होता 5 तो मैं मल्टीप्लाई करता, यहां पे लिखा हुआ था 0.5 तो मैं मल्टीप्लाई करता, यहां पे लिखा हुआ था 5.5 तो मैं उससे मल्टीप्लाई करता, यहां पे लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 5 तो मैंने क्या कर दिया? पावर से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद प्लस स्टेप नंबर 4 +1, जो आपने माइनस किया था उसे वापस से प्लस कर दीजिए, +1 और इक्वल दबा दीजिए। एक प्लस करके जो वैल्यू आ जाए वो वैल्यू आ जाए। स्टेप नंबर 5 मल्टीप्लाई एंड इक्वल, मल्टीप्लाई एंड इक्वल 12 टाइम्स। मल्टीप्लाई और इक्वल दबाइए 12 टाइम्स। मैंने कहा एक बार मल्टीप्लाई इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ गया 1.0720, 1.0720, 1.0720 -1, तो ये आ गया 0.720। और आप इसको ऐसे कह सकते हो 7.20%। दैट इज योर MIR। अब ये जो 5 स्टेप्स है ना बेटा, ये जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तब आप समझ जाओगे।
3-4 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको निकालना आ जाएगा, ठीक है ना? क्लियर? ये बहुत काम की चीज है बेटा, आपके बहुत काम की चीज। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, जैसे आप फाइनल में आओगे, वहां भी ये बहुत काम आएगा। क्योंकि बहुत बार कैलकुलेशन में ऐसे हो जाता है कि हम अटक जाते हैं वहां जाके। आपको कई बार मान लो ऐसे बोल दिया जाए 70 की पावर है 6.21, अब आप क्या करेंगे भाई? तो वही काम कीजिए, 70 को 12 टाइम्स अंडर रूट कीजिए, -1 कीजिए, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.21 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.21 से, +1 कीजिए, इक्वल आ गया। जो आने के बाद मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है साहब? किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, एनीवन। हाँ, माइनस करने के बाद बिल्कुल, देखो मेरा भी यही आ रहा है बेटा, मेरा भी यही आ रहा है, मेरा भी यही आ रहा है। 0.720 मेरा भी यही आ रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि रेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10% को मैंने आपको समझाया था, 10% को आप 0.10 भी लिखते हैं, 8% को आप 0.08 लिखते हैं, दोनों एक ही बात होती है। क्लियर है सुहानी? यस सर। हाँ भाई, बाकी सभी को MIRR में कोई दिक्कत है? MIRR में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ जल्दी से। पहले इसे नोट करो अच्छे से, पहले इसे नोट करो, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। नोट करने के बाद ओके कहना सभी लोग। कनिका डन, ओके। अनुष्का डन, प्रियंसी डन। चलिए सर, आप अपनी उसी सीट का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, उसी सीट का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है PQR, क्वेश्चन नंबर 9 है PQR लिमिटेड is evaluating, PQR Limited is evaluating a project that has the following cash flow stream associated with it, following cash flow stream associated with it। सबसे पहला 0 ईयर, 0 ईयर मतलब एट प्रेजेंट, अभी के अभी। 0 ईयर मतलब अभी का अभी। कितने रुपए जा रहे हैं आपके पास? 120 लाख, 120 लाख। फिर 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 1 साल बाद, 1 साल बाद कितने रुपए जाएंगे? 80 लाख।
तो कैश आउटफ्लो केवल अभी हो रहा है या 1 साल बाद भी हो रहा है? कैश आउटफ्लो केवल स्टार्टिंग में हो रहा है या पहले साल भी आउटफ्लो ही हो रहा है? बाद में भी हो रहा है, पहले साल पे, ठीक है साहब। उसके बाद दूसरे साल से इनफ्लो आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे साल से इनफ्लो आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे साल 20 लाख, तीसरे साल 60 लाख, चौथे साल 80 लाख, पांचवें साल 100 लाख और छठे साल 120 लाख। जो दूसरे साल 20 लाख आएगा, क्या आप उसे री इन्वेस्ट कर दोगे? जो दूसरे साल 20 लाख आएगा, क्या आप उसे री इन्वेस्ट कर दोगे? कितने साल के लिए? कितने साल के लिए री इन्वेस्ट करोगे? 4 इयर्स। इंटरेस्ट रेट क्या होगी? इंटरेस्ट रेट क्या होगी? अरे मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंटरेस्ट रेट ही होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंटरेस्ट रेट ही होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो वाली इंटरेस्ट रेट होती है जो हमारे पास से लग रही हो। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पे भी उतनी ही करनी पड़ेगी, और आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको वापस भी उतना ही मिलेगा। अगर आपको देना है तो भी उतना ही देना है, और लेना है तो भी उतना ही लेना है। तो दोनों में सेम इंटरेस्ट रेट भी हो सकती है। तो फिर अगर कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है? सेम है। कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है? सेम है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी इंटरेस्ट रेट सेम है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, क्या आप 5 मिनट में मेरे को इसकी टर्मिनल वैल्यू निकाल के बता सकते हैं क्या? टर्मिनल वैल्यू। दूसरे साल जो पैसा है उसे 4 साल के लिए इन्वेस्ट करो। तीसरे साल जो पैसा है उसे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करो। चौथे साल वाले को 2 साल के लिए, और पांचवें साल वाले को 1 साल के लिए, और लास्ट ईयर वाला इन्वेस्ट नहीं होगा। मेरा मत देखना, आप अपना करना। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू। टोटल टर्मिनल वैल्यू 198। अरे बेटा कैसे आएगी 198? दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो। ये भी तो आएंगे, ये भी तो रहेंगे। 198 ही कैसे होगा? देखो ये कितने हो गए? 120, 220, 300, 360, 380 तो यही हो गए। 380 तो यही हो गए।
ये वाला 4 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए। एक बार दोबारा से चेक करो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो आप। सभी आवाज सुन पा रहे हैं? सभी आवाज सुन पा रहे हैं? बेटा एक्चुअली बहुत तेज बारिश हो रही है, तो थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी शायद आप सही सुन पा रहे होंगे मेरी आवाज। सभी के पास वही सारी है प्रॉपर? सभी के पास वही सारा है? ओके, चलिए MIRR निकालते हैं। MIRR क्या कहता है? 46703। अच्छा सॉरी, ये तो हो गई टर्मिनल वैल्यू। इस क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले साहब? सबसे पहले आपने कितने रुपए लगाए थे? 120 लाख। इनकी प्रेजेंट वैल्यू 1 है, तो 120। ये तो हो गए पहले साल वाले, मतलब जो 0 ईयर पे लगाए। और जो फर्स्ट ईयर के एंड में 80 लाख लगाए, इसका फैक्टर बताओ बेटा। जो पैसा 1 साल बाद देना है, उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? 15% पे पहले साल का फैक्टर।
क्योंकि ये पैसा, ये 80 लाख रुपीज आज नहीं देने, ये 80 लाख रुपीज आपको 1 साल बाद देने। 869 0.869 कितना हो जाएगा? 0.869। $69.56 तो ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 189.56 189.56। अब बड़ा इजी काम है हमारे लिए। MIRR 467 डिवाइडेड बाय 189.56 की पावर 1/6 -1। ये लो साहब, ये आपका आ जाएगा MIRR। क्या कह रहे हैं कनिका आप? बेटा एक बार, ओके ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल। एक बार कनिका फॉर्मूला बताएंगे, एक बार कनिका फॉर्मूला बताएंगे आपने क्या लिखा है? एक बार फॉर्मूला बताएंगे क्या लिखा है MIRR का फॉर्मूला? केवल ये वाली वैल्यू, केवल यहां जो लिखना है वो बताइए, फॉर्मूला में देख के यहां जो न्यूमरेटर बताइए। एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में, सॉरी बेटा सॉरी, पिछले क्वेश्चन में अपन ने गलती कर दी है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने वो वैल्यू जो ली थी वो प्रेजेंट वैल्यू वाली ले ली थी। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ले लिया था। पिछले क्वेश्चन में अपन ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ले लिया था। ओके, वो पिछले क्वेश्चन को आपको सही करना पड़ेगा। यहां से आंसर निकालिए। पिछले क्वेश्चन में जहां पे हमने वैल्यू 283 ली थी, वो 283 नहीं आएगी, वो 455 आएगी। वो हमने यहां से वैल्यू गलत उठा ली थी, ठीक है। एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में इवेल्युएट करना पूछा हुआ था, वही वाली वैल्यू उठा ली थी। आप उसको सही जरूर करेंगे बेटा, आप उसको सही जरूर करेंगे, आप उसको सही जरूर करेंगे। 283 170 की जगह, 283 170 की जगह वो 455 वाली वैल्यू लिखेंगे। ओके, वेरी वेरी सॉरी सभी को, मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एक्चुअली अपन को प्रोजेक्ट को भी इवेल्युएट करना था। पिछले क्वेश्चन में प्रोजेक्ट को भी इवेल्युएट करना था, तो हमने वो लास्ट वाली वैल्यू उठा ली थी।
वो एक्चुअली टर्मिनल वैल्यू नहीं थी, वो टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू थी। डन। इसका आंसर बता दीजिए मेरे को एक बार, इसका आंसर बता दीजिए। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, उसको सही जरूर कीजिएगा सॉल्यूशन को। हम फॉर्मूला सही लिख के आए हैं, फॉर्मूला सही लिख के आए हैं, केवल वहां पे हमने वैल्यू उठा दूसरी ली थी। जो हमने सॉल्यूशन किया उसमें अपन ने गलत वैल्यू उठा के सॉल्यूशन कर दिया था। इसका आंसर बताना मेरे को। ये हो जाएगा शायद 16.21%। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सही करिएगा। कनिका आप भी सही कर लीजिएगा पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर, और बाकी सभी लोग भी, ठीक है। जैसे ही सभी को हो जाए मुझे ओके कहेंगे। प्रियांशी डन। तो बेटा देखो, कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। हमारे इतने ही मेथड थे, इतने ही फॉर्मूले थे जो अभी हमारे लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना। ये सेम चैप्टर आप जब फाइनल में आओगे तो भी आएगा, थोड़ी कुछ एडवांस चीजें भी आएगी। कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर हमारे लिए इतना ही था। अब हमें केवल इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हो रहे हैं, हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं जो हमारी, मैंने आपको जो पहले शीट दी थी उस शीट में बचे हुए हैं। तो अब कल की क्लास में हम उन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने सारे पढ़ लिए, आप सारे कॉन्सेप्ट को एक बार थोरोली दोबारा रिवाइज कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा एक बार रिवाइज कर लोगे। कल हम केवल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और देर आफ्टर नेक्स्ट डे से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल हम इसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और नेक्स्ट डे से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए, उस क्वेश्चन का आंसर सही कीजिएगा, अभी इससे पिछले क्वेश्चन का आंसर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, सभी ने लोग क्या वो ओएमएस का टेस्ट दे दिया था क्या? ओएमएस का टेस्ट सभी ने दे दिया था क्या?